कमलनाथ का बड़वानी से बड़ा हमला, आदिवासी अधिकार पर बीजेपी को घेरा, इमोशनल कार्ड से 2023 का एजेंडा सेट, बिना एकजुटता कितनी सक्सेस रेट। बड़वानी से कांग्रेस की आदिवासी अधिकार यात्रा ही शुरू नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस मिशन चुनाव में भी जुट गई है। यहां से कांग्रेस के आदिवासी चेहरों ने तो बीजेपी को घेरा ही, लेकिन कमलनाथ ने तो इस घेराबंदी में एक गांठ भी बांध दी। उन्होंने तीखा हमला भी बोला और इमोशनल कार्ड भी खेला। कौन सा पाप मैंने किया था, कौन सी गलती करी थी? हाँ, मैंने एक गलती करी थी, मैंने सौदा नहीं किया। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर हमारी सरकार सौदे की सरकार नहीं थी। हमारी सरकार आदिवासियों के हित के लिए थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके कलेक्टर, आपके कमिश्नर, आपका सेक्रेटरी कान खोल के सुन ले, एक दिन छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, रेमडेसिविर की कमी नहीं हुई। एक दिन हमने आदिवासी भाइयों को कहा, जितनी ऑक्सीजन है ले जाओ। 2018 में हमारी सरकार बनी। कैसे बनी? आपने बनाई। ये आपकी पूरे बड़वानी ने, आपके पूरे आसपास के जिले ने, मालवा ने, क्योंकि आपने सच्चाई का साथ दिया। वैसे कमलनाथ ने सीएम शिवराज को अच्छा एक्टर बताकर तंज भी कसा, तुलना सलमान खान से भी की और इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने एक बार फिर अफसरों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का बिल्ला लेकर घूम रहे अधिकारी की शिकायतों के आवेदन की वो पूरी लाइब्रेरी बना रहे हैं। आदिवासी अधिकार यात्रा का संकेत साफ है कि इस बार चुनावी समर काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि कांग्रेस की इस अधिकार यात्रा पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, जरा इसे भी सुन लीजिए। हर समाज वर्ग के उन लोगों के साथ जब 15 महीने की सरकार चली, तब भी आपने जो मैंने कहा कि उन गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया, तो आज आपको क्या अधिकार है कि आप मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं? कमलनाथ जी इतने ही आदिवासियों के हितैषी होते तो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो शहरी आदिवासियों को सम्मान निधि 1000 रुपये महीना देने की योजना शुरू की थी, वो कमलनाथ जी ने बंद क्यों की? कमलनाथ जी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और स्वयं सांसद बनने के लिए छिंदवाड़ा की सीट को आदिवासी सीट नहीं होने दिया। नहीं, कांग्रेस को प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए, कांग्रेस को प्रायश्चित करना चाहिए कि उनके कारण कांग्रेस में हमेशा राजा महाराजा और उद्योगपति राज करते रहे आदिवासियों के नाम पर। अब देखिए, विपक्ष है, वो भी जिंदा रहने के लिए अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित करेगा, पर देश की सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता को तोड़ने की घृणित बात किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कमलनाथ का फोकस आदिवासी वोट बैंक पर है। वो खुद भी छिंदवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल्य इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें यह भी मालूम है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की राजनीतिक हैसियत क्या है। देखा जाए तो प्रदेश में विधानसभा की 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। वहीं जनसंख्या पर नजर डालें तो भील जनजाति की आबादी करीब 60 लाख है। भील राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी है। वहीं दूसरी जनजाति गोंड है, इनकी आबादी भी 51 लाख के करीब है। फिर उसके बाद कोल जनजाति और कोरकू भी अच्छी तादाद में है। यही वजह है कि कांग्रेस का इस वर्ग पर फोकस है। बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, तो अब कांग्रेस आदिवासी अधिकार यात्रा निकाल रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कमलनाथ का विनिंग कार्ड। तो कमलनाथ इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आए, या कहें कि अपने दिल की बात कहते नजर आए। आवाज़ लरसती हुई थी, क्योंकि ये भी एक दिन 2 दिन पहले खबरें आईं कि तबीयत ठीक नहीं है। गुड़गांव गए थे, वेदांता में चेकअप हुआ, लेकिन फिर ये कहा गया सारी चीज़ें ठीक हैं। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी बीच में काफ़ी लंबे समय तक अस्वस्थ भी रहे, वेदांता में हॉस्पिटलाइज भी रहे, लेकिन उनका अपना एक अंदाज़ है। वो अपने निजी विषयों को बहुत सामने रख कर हमले करना राजनीति में, या उसके लिए कुछ गिड़गिड़ाना या याचना करना, ये सब कमलनाथ की राजनीति का अंदाज़ रहा नहीं है। वो बिना लाग लपेट के
सीधी बात कहना पसंद करते हैं। और इस बार भी उन्होंने जो बातें कहीं उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने इसके पहले नहीं कही हो। चाहे 28 सीटों के उपचुनाव की बात हो, या उपचुनाव के पहले जब सरकार गिरी हो, या उसके बाद का विषय हो, या उनके इंटरव्यूज़ हों, सब में उन्होंने ये बात की है कि मेरी क्या गलती थी। और कोई गलती थी तो कमलनाथ ये दावा करते हैं कि मैं सौदेबाजी करने में भरोसा नहीं करता। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो भी पहले कह चुके हैं। छिंदवाड़ा वाला विषय उन्होंने ज़रूर ये कहा है कि ये कहकर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जागरूक जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या है, इसको देखना हो तो छिंदवाड़ा को देखिए। तो ये बात उन्होंने शायद इसके पहले, लेकिन रेमडेसिविर और इस तरह की बातें पहले भी आ चुकी हैं सामने कि छिंदवाड़ा में इसकी उपलब्धता रही है। बाकी उन्होंने जो बात कही है कि हमें फिर देखिए, वो निश्चित तौर पर पक्ष हो या विपक्ष हो, उसका बड़ा नेता ये बात कहता ही है और कहता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कमलनाथ एक ये कार्ड लेके मैदान में उतरेंगे 2023 में, कि उन पर देखिए, उनकी तरफ निगाह डालिए, कांग्रेस की तरफ नज़र दौड़ाइए। ये एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि वो आंख में आंसू लाने वाले नेता हैं जो अपनी उनकी आंख से आंसू बहने लगेंगे, वो भावुक हो जाएंगे, गला रुंध जाएगा, क्योंकि ऐसा करते हमने उनको देखा नहीं है। लेकिन राजनीति है, जो ना कराए वो कम है। अगर आगे कुछ ऐसा दृश्य बनता है तो ये इमोशनल कार्ड तय मानिए कि कमलनाथ जी और कांग्रेस आगे कैरी करना चाहेगी, क्योंकि शायद कांग्रेस में ये मानने वालों की कमी नहीं है कि 2023 में उन्हें इस तरह के किसी कार्ड की ज़रूरत ज़रूर होगी। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं संदीप पौराणिक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। विनय सक्सेना जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, एक अच्छे वक्तृत्व क्षमता के धनी राजनेता की छवि रखते हैं। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठतम तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस श्रेणी के काफ़ी नज़दीक हैं, पहुँच रहे हैं, पत्रकार भी हैं, विश्लेषक भी हैं, विनम्र भी हैं। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले संदीप जी, आपकी टिप्पणी। आदिवासियों को लुभाने की कोशिश तो है ही, क्योंकि कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक है आदिवासी, लेकिन ये जो इमोशनल कार्ड है, क्या आपको लगता है कमलनाथ अपने मिजाज के खिलाफ जाकर ऐसा कोई कार्ड आजमाएंगे और 2023 में कोशिश करेंगे कि कुछ एक इमोशनल लेवल पे जनता को अट्रैक्ट कर सकें कांग्रेस की तरफ, अपनी तरफ? देखिए शरद जी, राजनीति में सारे तरह के प्रयोग होते हैं, चाहे भावनात्मक हो चाहे आक्रामकता हो। जब जिस चीज की जरूरत होती है वो व्यक्त करता है। ये बात सही है कि सत्ता जिस तरह से कांग्रेस के हाथ से गई है, वो लगातार ये कह रहे हैं कमलनाथ कि मैं सौदेबाजी नहीं कर सकता था, और सौदेबाजी मैंने नहीं की। एक तरफ आपने कहा कि सौदेबाजी हमने नहीं की, तो दूसरी तरफ तो लोगों को लुभाने के लिए आपको भावनात्मक बातें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आज आपके पास बहुत ज्यादा जो करने के लिए है, वो विपक्ष के तौर पर आपको सत्ता के खिलाफ जो बातें चल रही हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे कोरोना हो, तमाम चीज़ें हो, वो भी मसले आपको उतनी ही ताकत से उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जनता भावनात्मक तौर पर कुछ चीज़ों में आ पाती है। जैसे जब हम धर्म की बात करते हैं तो भावनात्मक हो जाती है, और चीज़ों में भावनात्मक कर पाना जनता को बड़ा कठिन काम होता है। विपक्ष की जिम्मेदारी भी यही है कि वो अगर लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसे जनता के मुद्दों पर लड़ना पड़ेगी। हो सकता है कोई एक रणनीति का हिस्सा हो कि सब तरह के प्रयोग किए जाएं, सिर्फ सड़क पर लड़ाई न लड़के भावनात्मक तौर पर भी लोगों को लुभाया जाए। और आदिवासी वैसे भी माना जाता है कि बातों में आ जाता है, तो नेता भी ये कोशिश करते हैं कि आदिवासी हमारी बातों में भी आ जाए। देखते हैं ये कितनी कोशिश कारगर होती है। यशपाल जी की टिप्पणी ज़रूर लेना चाहूँगा। राजनीति के कई पेचोखम और राजनीति के कई उतार चढ़ाव उन्होंने बीते करीब करीब 2.5 दशकों से ज़्यादा के अपने राजनीतिक जीवन में देखे हैं, और एक पत्रकार के तौर पर तो मुझे लगता है 35-40 साल का अनुभव उनके पास है। 3 दशकों से अधिक का अनुभव तो बेहिचक है। किस तरह देखते हैं कांग्रेस की इस कोशिश को, यशपाल जी? कमलनाथ जैसे ये नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर केंद्र में लंबे समय मंत्री रहे हों और बहुत गांधी परिवार के सिपह सलार हैं, बहुत नजदीक रहे हों, और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री की हैसियत से पीसीसी के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है। और ये सब देख करके आज हम प्रश्न करेंगे शरद जी उल्टा कि अधिकार
आदिवासियों का कांग्रेस 55-60 साल में क्यों नहीं दे पाई? क्यों उनकी उपेक्षा की गई? भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दौर में बहुत बाद में आई शरद जी, और कांग्रेस पहले से है। आज आखिर को क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप उनके अधिकारों को बताने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं? अगर ईमानदारी से आप करते काम, और मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा, मोतीलाल जी वोरा हो, अर्जुन सिंह जी हो, ये सब गैर आदिवासी, इसका मायना ये है कि कमलनाथ जी आप तक और कल तक आपके गैर आदिवासी मुख्यमंत्रियों ने मध्य प्रदेश में अनदेखी करी है आदिवासियों की। आपको तो प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि तो धोखा यात्रा है, क्योंकि आप फिर धोखा कर रहे हैं। और उस मंच पर आप सलमान को याद कर रहे हैं, आदिवासी नेताओं का तो आपने नाम तक नहीं लिया। बिरसा मुंडा जी का आपने नाम याद नहीं आया, आपने एक शब्द में भी शंकर साहू का नाम ही नहीं याद आया, वीरांगना दुर्गावती का आपको नाम याद नहीं आया, और उस मंच पर अभी भी वो याद कर रहे थे, फिल्मी कलाकारों को याद कर रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है आईफा भी कमलनाथ जी के दिमाग से शरद जी गए ही नहीं है। वो आईफा अभी भी उनके दिमागों में आगे पीछे घूम रहा, सलमान खान घूम रहा, और पता नहीं और कौन कौन क्या क्या घूम रहे होंगे। और देखिए शरद जी, मैं कांग्रेस से उल्टा पूछना चाहूंगा, इंदिरा आवास आपने एक ग्राम पंचायत को 1 साल में 2 दी थी 60 बरस में। 7 बरस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गांव में 250, 300, 150, 200 प्रधानमंत्री आवास दे दिए। उसमें आदिवासी भी होंगे, SC ST भी होंगे, सामान्य भी होंगे, गरीब तबका भी होगा, BPL वाले भी होंगे। आपने गैस के चूल्हे क्यों नहीं दिए आदिवासियों को और गरीबों को? वो तो VIP लोगों के हाथों में जाते थे गैस के कनेक्शन। जब सांसद लौट करके आते थे दिल्ली से तो कूपन लेकर के आते थे क्वार्टरली, और वो VIP शिकत देते थे। आपने क्यों नहीं दिया सौभाग्य योजना के अंतर्गत लाइट कनेक्शन गरीब की झोपड़ी में? आपने आदिवासियों के लिए कोई काम किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में काम किया, हमने पानी की बोतल तक देने का काम किया, हमने जूते पहनाने तक का काम किया, यहां तक कि जो महुआ बिनते हैं उसका भी समर्थन मूल्य देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और अनुसूचित जाति जनजाति के जो गरीब लोग हैं, गरीब छात्र हैं, उनकी न केवल छात्रों बड़ी शरद जी बड़ी, बल्कि उनको हायर एजुकेशन में, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनका मध्य प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी हमने दाखिला दिया। 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए तक की राशि हमने उनके पर स्टडी पर खर्च कर रहे हैं। ये सारा अगर हिसाब किताब शरद जी लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कम समय में आदिवासियों की चिंता हमने ज्यादा करी और कांग्रेस ने कम करी। इसीलिए आज बताना पड़ रहा है कि आपके अधिकार क्या है। मैं आपके अधिकार के लिए लड़ने के मैदान में आ गया हूं, आप पहले ही कर लेते। 15 महीने में तो आपने योजना ही बंद कर दी आदिवासियों की। आपने जो हिसाब किताब रखा है विपक्ष का, उस हिसाब किताब पर उसकी ऑडिटिंग करके कितने सहमत और असहमत होते हैं विनय सक्सेना जी, वो उनकी टिप्पणी और ले लेते हैं। जी विनय जी, आपने सुने कई सवाल हैं। आदिवासी प्रेम आपका यानी कांग्रेस का कहाँ छिपा था? सत्ता में अधिकांश तो भागीदारी आपकी रही। फिर दूसरा उनका आरोप ये भी है कि आईफा की वजह से सलमान खान तो याद रहे, जिनकी तुलना शिवराज जी से करते नजर आए कमलनाथ जी, लेकिन आपको बिरसा मुंडा याद नहीं आए, शंकर शाह याद नहीं आए, वीरांगना दुर्गावती याद नहीं आई, जो आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, ऐसा भी कहना है आपके अभिन्न मित्र यशपाल जी का। जी बोलिए विनय जी। विनय जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मतलब मेरे से बड़े हैं, उम्र में बड़े भाई जैसे हैं, आदरणीय यश सिसोदिया जी, भाई संदीप पौराणिक जी और शरद जी, आप सबके माध्यम से और आपके दर्शकों को भी प्रणाम कर लेता हूँ। सिसोदिया जी की मजबूरी अपनी है, वो महंगाई की बात करेंगे नहीं, रसोई गैस की महंगाई की बात करेंगे नहीं, पेट्रोल डीजल की बात करने लायक उनकी स्थिति नहीं है, बोल ही नहीं सकते कुछ, बेरोजगारी की बात करेंगे नहीं, हिंदुस्तान के साथ साथ मध्य प्रदेश में जो बुरे हालात हैं, कोरोना की असफलताओं की बात नहीं करेंगे, अभी डेंगू की बीमारी से लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में बिस्तर नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे, इंजेक्शन की बात नहीं करेंगे। बात वो किसकी करेंगे कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। अरे आज 15 महीने में कमलनाथ जी ने जो कुछ किया उसी रोड मैप पे तो आप काम कर रहे हो। कौन सी उनकी योजना है जिसको आप अब बंद करने की स्थिति में हो? कांग्रेस ने अगर महात्मा गांधी मनरेगा चालू करी तो आज आपकी सरकार उसी पे दौड़ रही है। मैं धन्यवाद, कुछ वो गूंज रहा है जी, आप बोलते रहिए। मैं बोलते रहिए। ये पूछना चाहता हूं सिसोदिया साहब, सलमान खान की आपको याद आ गई। मैं कहना चाहता हूं अगर छिंदवाड़ा में कि उनने अपना जो छिंदवाड़ा मॉडल दिया उसकी भी थोड़ा याद कर लीजिए। ऐसा छिंदवाड़ा मॉडल जैसा ऐसा कौन सा जिला है
मध्य प्रदेश का जो माननीय शिवराज सिंह जी ने अभी तक तैयार कर दिया। और 15-18 साल से आप लोग प्रदेश में राज कर रहे हैं, कृपया यह भी तो बताएं कि आपने 18 साल से ऐसा कौन सा काम कर दिया। और उज्ज्वला गैस के तहत आपने गैस दी, आपको क्या लगता है जो अतिरिक्त गैस सिलेंडर पैदा होने लगे हिंदुस्तान में, क्या आपने 7 साल में इतना सब आधुनिकीकरण कर लिया क्या? पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस ने जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो किया है, जिस डेवलपमेंट को आप लगातार बेचने में लग गए हैं, अब वही विकास है जो आज आप लोग जिसका अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। आज एक समय था कि गैस का सिलेंडर मिलना मुश्किल होता था। पिछले 50-60 साल में देश का जो उन्नति का समय था, पिछले 7 साल में तो रसातल में जा रहा है। विनय जी, हिंदुस्तान का 80 बात करोड़ आबादी मेरे मन में आती है, अगर आप अनुमति दें तो मैं पूछ लूं कि ये सारे विषय आपके बड़े नेताओं की मंच से क्यों नहीं मेरे उठते? को तो आप बोलने का मौका देना। नहीं, अरे पूरा मौका है आपके पास, आप उठा रहे हैं महंगाई का विषय, निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाना चाहिए। महंगाई एक बड़ा विषय हर समय हर कालखंड में है, लेकिन आपकी आज की यात्रा में भी, आदिवासी यात्रा में भी ये विषय बहुत ताकत से नजर नहीं आया। वहाँ सलमान खान थे, वहाँ पर धोखा था, वहाँ पर तमाम विषय थे। आप लोग टीवी की डिबेट्स में तो बहुत ताकत से उठाते हैं। आपके बड़े नेताओं को भी मैं ये तो सुझाव नहीं दे सकता, ना उसका अधिकारी हूँ, इसका कारण जरा बता दीजिएगा मुझे। जी 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 मैं आपसे, देखिए, 1-2 बड़ी दुखद घटनाएं हुई मध्य प्रदेश में। माननीय कमलनाथ जी ने उन मुद्दों को उठाया। उन्होंने नेमावार में जो आदिवासियों की हत्या हुई, नीमच में जो आदिवासियों के साथ हत्या हुई, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नाम सामने आ रहे हैं, महत्वपूर्ण वहां पे यह था कि आदिवासियों के साथ जो धोखा हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीनें खाली कराने का षड्यंत्र लगातार हो रहा है। आज ही मीना सिंह जो इनकी मंत्री हैं, उन्होंने एक अधिकारी को धमकाया है। लेकिन इसका मतलब सरकार को ये मौका क्यों मिल रहा है? चलिए मैं आदिवासी को जबरदस्ती बेदखल करने के प्रयास अधिकारी कैसे कर रहे हैं? मैं आता हूं दूसरे एक तरफ माननीय शिवराज सिंह जी बेदखल कर रहे हैं, उनकी मीना सिंह जी जो है वो उस पर विरोध प्रदर्शन करने खड़ी हो जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उनकी सरकार में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो जरूरी था मुद्दा उठाना, क्योंकि वहां सीधे हत्याएं हुई। मैं लेता हूं, और उन हत्याओं में सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आए। इसलिए जिम्मेदारी की बात है कि वहां पे वो मुद्दे पहले उठाए जाते हैं। देखिए, इसमें एक चीज हम लोग पहले भी, सभी आप भी एकमत होते हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कई बार सभी दलों की तरफ उंगलियां उठाती हैं। अपराधी किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होता। विनय सक्सेना जी के साथ फोटो कई बार कई लोग सेल्फी लेते हैं, अब उसमें कोई कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया तो आप कहिए कि ये कांग्रेसी है या विनय सक्सेना जी का समर्थक है या यशपाल जी का समर्थक है। ये थोड़ी सी जल्दबाजी होती है इन चीज़ों को आरोपित करने में। और मैं फिर कहूँगा कि हत्यारा हो, अपराधी हो, आरोपी हो, वो बच नहीं सकता। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, संवाद फिल्मी है, लेकिन सच है, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन जनता से जुड़े जो विषय हैं वो शाश्वत हैं, चाहे वो जैसा आपने महंगाई की बात की या उनकी बुनियादी सुख सुविधाओं की बात करें। विषय, मैं नहीं कहता अपराध चर्चा में नहीं रहना चाहिए, केंद्र में ये विषय प्रमुखता से रहने चाहिए। संदीप जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस के बड़े नेता ये विषय थोड़ा सा उठाने से, बड़े मंचों से अभी वो मान रहे हैं कि ये कोई विषय ऐसा नहीं है, या वो ये मानते हैं कि बीजेपी, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का प्रेम ऐसा है कि महंगाई को लेकर जनता अभी इतनी वो नहीं है कि आप उस पर थोड़ा सा जरा अपने भाषणों का या अपने मुद्दों का छिड़केंगे, मसला थोड़ा सा पेट्रोल ही डालेंगे जनता पर, तो जनता की जो पीड़ा है वो उसकी अग्नि भभक उठेगी, कि किस तरह देखते हैं आप? देखिए शरद जी, ये बात सही है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमेशा एक चीज देखी गई है, विपक्ष की जो भूमिका होती है, विपक्ष तर्कों से चीजों को रखता है जनता के सामने। जो आपने पेट्रोल की बात कही, वो जनता के बीच आपको जाना पड़ेगा, तर्क संगत बात करनी पड़ेगी। जहां तक आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, अभी जो जनता का मूड है वो दूसरी चीजों को लेके है। देश की अस्मिता का मसला है, राम मंदिर का मसला है, वहां महंगाई गौड़ हो जाती है। यही कारण है कि बीजेपी के इन मुद्दों का, जिनको लेकर वो चल रही है, उसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं। महंगाई बड़ा मसला है, कोरोना बड़ा मसला है, लेकिन जनता को उद्वेलित नहीं कर पा रही है कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं हमें यह मानना पड़ेगा जो विपक्षी दलों की भूमिका है वो वर्तमान में बेहतर तरीके से नहीं निभा पा रहे। मुझे ऐसा लगता है, आपको याद होगा कि जब भी
कांग्रेस की रिजिम में 1 रुपए बढ़ता था, 50 पैसे बढ़ते थे तो देश में महंगाई की चर्चा होती थी। आज पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया और चर्चा नहीं है। यह सवाल है कि कहीं ना कहीं जनता में वो भाव पैदा नहीं कर पा रहा है विपक्ष, जिसकी वो चर्चा कर सके खुलकर। यशपाल जी, ये कितनी सच्चाई आप देखते हैं कि चाहे बड़े मसले हों, जो जिसको इमोटिव इश्यूज भी कह सकते हैं, देश की जनता अभी उसमें ज़्यादा उसका ध्यान केंद्रित है। चाहे वो हम ये कह लें कि हमारे पड़ोसी मुल्क में अफ़गानिस्तान में जो घटनाक्रम हुआ, जनता उसको देख रही है और उससे भारत के हितों की तरफ देख रही है, या और जो दूसरे मसले हैं, कश्मीर पर उसका प्रभाव है। क्या आपको लगता है महंगाई उसके पीछे छिप सी गई है? देखिए शरद जी, मेरा अपना मानना है, मैं इस बात को, संदीप जी की बात को सिक्योरिटी भी प्रदान करूंगा कि देखिए सारे मुद्दों से जो शासन के माध्यम से चलते हैं या शासन के माध्यमों से जनता तक पहुंचते हैं और बीच में जो जनता को यदि कहीं कठिनाई भी आ जाती है, सारी कठिनाइयां जनता शरद जी स्वीकार करने के लिए तैयार है। कारण जैसा संदीप जी ने बताया, तेरा वैभव अमर रहे मां, दिन चार हम रहे न रहे, राष्ट्र सर्वोपरि है। अभी जो विदेशी ताकतें भारत के ऊपर निगाह लगाए हुए हैं और जिस प्रकार से भारत की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने का काम कर रही है और जिस प्रकार से अलगाव और आतंकवाद को कुछ लोग ताकत देने का काम कर रहे हैं, सब जनता देखती है शरद जी। और अभी कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए शरद जी, मैं एक पत्रकार की हैसियत से भी कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में मैं प्रवक्ता भी हूं, कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2023 और 2024 में फिर मोदी लहर आएगी, क्योंकि पूरे विश्व के क्षितिज पर अगर आप देखें तो 70% मोदी जी को लोगों ने पसंद किया है। नंबर 1 पर अगर कोई बहुत ख्यातनाम व्यक्तित्व का धनी आज कोई है तो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने को लेकर के और तालिबान की जिस प्रकार से घटना हुई, अफगानिस्तान से जिस प्रकार से हम हमारे अपने मुल्क के लोगों को निकाल करके आ रहे हैं, ये सब जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है, तो कांग्रेस तारीफ तो करने से रही मोदी जी की, क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के आकर करो। आपने बहुत अच्छी बात की शरद जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी भी मानसिकता वाले व्यक्ति के गिरोह की जो के द्वारा जो घटनाएं घटित की जाती है वो सरकारों के द्वारा थोड़ी की जाती है। क्या उस व्यक्ति की मानसिकता, 5 जने एक जगह पर बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, सड़क के किनारे बैठे हैं, एक व्यक्ति निकल के आ रहा, उसको धर दबोच दिया, उसको मार दिया, तो सरकार ने न्योता निमंत्रण थोड़ी दिया था उन 5 लोगों को कि जाओ इस प्रकार से जाकर के उसके ऊपर हत्या कर दो। घटनाएं निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मैं जवाब वो कहीं की जी विनय जी, हम फिर कहेंगे कि हम कोई सुझाव देने के अधिकारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो कोर इशू है आपकी पार्टी का, वो कोर इशू राम मंदिर नहीं है, वो कोर इशू उस तथाकथित हिंदुत्व की लहर नहीं है जिस पर आमतौर पर समीक्षक मानते हैं कि बीजेपी सवार रहती है, वो राष्ट्र सुरक्षा के वो विषय उतने उस तरह से आक्रामक नहीं है जैसा बीजेपी से जोड़कर देखे जाते हैं। आपका कोर इशू है जनता से जुड़े मुद्दे, जनता की महंगाई से जुड़ी बात हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हों। आपको क्या नहीं लगता कि कांग्रेस को अपना पूरा ध्यान इस पर फोकस करना चाहिए? कई बार आप बीजेपी के एजेंडे में उलझने की कोशिश करते हैं, या उलझा दिए जाते हैं या उलझ जाते हैं। आप राम मंदिर के बारे में बोलने लगते हैं, कश्मीर को लेकर आपकी पार्टी में G3 नाम का एक संगठन ही खड़ा हो जाता है जो अलग अलग मसलों पर पार्टी के आला कमान से अलग राय रखता है। तो कांग्रेस की ये उलझन जनता में भी कम्युनिकेट हो जाती है और जनता भी सोचती है कि कांग्रेस का वास्तविक स्टैंड किस मसले पर क्या है। जी जी, एक तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए उसकी कई बातें आप लोग उसको अन्यथा लेते हैं, जबकि वास्तविक रूप से कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो उनको अपने आप की बात रखने का हक है और जो यदा कदा आपको दिखता रहता है। लेकिन दूसरी भारतीय जनता पार्टी है जो कभी हिंदुस्तान का जब स्वतंत्रता मिली तब भी ये उस दिशा में काम नहीं कर रहे थे, ना इनके किसी व्यक्ति ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। तो ये आज भी व्यक्तिगत और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ इनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। इनके साथ तानाशाही व्यवस्था और तानाशाह रूप से काम करने की जो दिशा इनकी है वही हिंदुस्तान में भी दिख रही है। अपने मन की बात करेंगे, जनता की मन की बात नहीं सुनेंगे। जी जी नहीं, मुद्दा नहीं, लेकिन आपने छेड़ा ना कि कांग्रेस में जीत रही है, तो मैं क्या जवाब दूं? आप बताइए। नहीं, आप अगर आप मुझे उस दिशा में बात कराएंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। आप मुद्दों पर रहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं जी, जब मैं डिबेट में बैठा हूं तो मेरे से बात करिए। जी जी, अगर हम सिसोदिया जी की बात का जवाब देने दीजिए मुझे जी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर माननीय कमलनाथ जी आदिवासी अधिकार यात्रा के लिए लड़ाई लड़ने जाते हैं,
लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के दल का नेता होने का जिम्मेदारी निभाते हैं, तो इनको ये धोखा लगता है। ये धोखा नहीं दे रहे जनता को। जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पे घूम रहे हैं, जनता को आशीर्वाद देने निकले कि जनता से आशीर्वाद लेने निकले। एक प्रश्न खड़ा होता है, आप रथ में चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चल रहे हैं और ऊपर से हाथ हिला रहे हैं, तो आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि ले रहे हैं? ऐसा कौन सा समय है जब कोरोना की तीसरी लहर सामने है, एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल से लेके एक आम आदमी के घर का आर्थिक बजट बिगड़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी हुई आर्थिक रूप से, उस समय में आप उसको जबरदस्ती आप अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से उससे कहते हैं हमें आशीर्वाद दो। अरे आशीर्वाद देने के लिए जमीन में उतरना पड़ता है, पांव में झुकना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ये कौन सी यात्रा है जो मंत्री लोग निकाल रहे हैं, जो गाड़ियों में ऊपर से हाथ हिलाते निकल रहे हैं? ये बात होनी चाहिए ना। आज अगर कमलनाथ जी जवाब ले लूं, आदिवासियों के मेरे अधिकार पास के लिए कर रहे हैं, जो 60-70 साल से कांग्रेस ने आदिवासियों को दिया, जी, जो आदिवासियों को हमने अधिकार दिए, उन अधिकारों को छुड़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनकी जमीनों को छुड़ाने का काम जो कर रही है, उनकी जमीनों में बेदखली का काम जो कर रही है, चलिए उसको समय पे जो जरूरतें मिलती थी, बर्तन मिलते थे, जो पढ़ने की राशि मिलती थी, उन सब पैसे को इन्होंने निरस्त कर दिया। कमलनाथ जी ने एक एक पंचायत को 50-50 हजार रुपए दिए, 30 सेकंड है सिसोदिया जी, वो सब राशि निरस्त कर दी। 30 इस सेकंड बात है को लेकर माननीय कमलनाथ जी को सड़कों पे आना पड़ा। जी सिसोदिया जी 30 सेकंड। शरद जी, एक तो विनय जी और इनकी पूरी पार्टी इस बात को दिमाग से निकाल दे और ये भ्रम पैदा करने की कोशिश ना करे कि स्वतंत्रता का आंदोलन करने वाले जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो कोई कांग्रेस के सदस्य थे, वो आजादी के दीवाने थे। कांग्रेस बाद में आई, आजादी का आंदोलन चलिए हुआ। मैं मुद्दे पर हम लोग कांग्रेस के मान लिया। एक दूसरा, आपने अगर आपके नेता महंगी गाड़ियों पर सवार हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं, ऐसे आशीर्वाद नहीं मांगा जाता, ये आरोप है कांग्रेस का, विनय सक्सेना जी का। जी, कमलनाथ जी भी हेलीकॉप्टर में बैठ करके भिंड मुरैना की बाढ़ को देखने के लिए नीचे जमीन पर नहीं उतरे, वो भी ऊपर से टाटा बाय बाय करके चले गए। और मंदसौर जिले में तो 8 दिन बाद आए थे। जब यात्रा नहीं थी वो, मेरे को आशीर्वाद यात्रा नहीं थी, दौरा था। 2 दिन बाद आए थे मंदसौर नीमच। चलिए मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया विनय जी, बहुत शुक्रिया यशपाल जी और बहुत शुक्रिया संदीप जी। निश्चित तौर पर जंग बड़ी है और जंग कांग्रेस के लिए और बड़ी इसलिए है कि कांग्रेस के पास वो व्यवस्थित संगठन नहीं है और कांग्रेस के पास माफ़ कीजिएगा वो व्यवस्थित आला कमान भी नहीं है, जो कभी उसकी सबसे बड़ी शक्ति होता था। अगर हम 90 के दशक तक देखें तो बेहिचक इंदिरा जी के जाने के बाद भी पहला टर्म राजीव जी का ज़रूर वैसा रहा, लेकिन उसके बाद यूपीए सरकार के 2 टर्म तक चूंकि सरकार थी केंद्र में, इसलिए माना गया सब बेहतर है, लेकिन शायद सब कुछ उतना बेहतर था नहीं, क्योंकि बाद में ये चुनौती बढ़ी। लेकिन इस चुनौती से कांग्रेस के लिए उबरना कोई कठिन नहीं है और वो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इस लड़ाई में उसे बीजेपी का जवाब देने के लिए अपने कोर इशू पर रहना होगा, ये बात पक्की है। अगर वो बीजेपी के बनाए हुए एक जो बीजेपी का एजेंडा है वो उसकी तरफ मुड़ेगी तो न माया मिली न राम, ये बात शायद चरितार्थ होती नजर आएगी। नमस्कार।